हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जिसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं, उसके लिए मैं साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं, और कुछ ऑक्सीडेशन संख्याओं के यानी ऑक्सीकरण संख्याओं के लिए मैंने नियम बताए थे। जैसे उदासीन परमाणु जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, सारे धातुओं की 1 होती है, सारी मृदा धातुओं की 2 होती है। इस प्रकार से कुछ मैंने नियम बताए थे। और कल लास्ट जो अपना नियम चल रहा था वो नियम अपन पढ़ रहे थे, कौन सा वाला? तो वो नियम था कि जो हेलोजेंस होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो -1 होगी, सभी जगह तो कितनी होगी? -1। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो हेलोजन है वो इनसे भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, जैसे कि एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, इन दो के साथ में अगर कोई जुड़ जाए तो फिर वहां पर ये अपनी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा था कि ये देखिए आप, हेलोजन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, आज नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे HCl है, BF3 है, HF है, इन सभी में तो। लेकिन यही आपके हेलोजन्स ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर भी, यानी +1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब? जब आपके पास में ऐसा हो जाए, जैसे देखो क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन जो है उसमें आप लोग सभी जानते हैं कि फ्लोरीन एक ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके साथ क्लोरीन जुड़ा है अब उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो इसका मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसके ऊपर तो आएगा -1, तो जिसकी कम है उसके ऊपर सीधे सीधे +1 जाएगा। तो यहां पर ये देखिए डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया भी है कि ये रहा क्लोरीन, और क्लोरीन के पास में क्या है? इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के पास -1 -1 -1 यानी यहां पर +3। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा +3। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास हेलोजन की ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीडेशन जो आपकी संख्या है वो +1 और -1 दोनों हो सकती है, और प्लस में भी कोई भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, कभी कभी +2 भी होगी, आगे कहीं जरूरत पड़ी तो ऐसा एलिमेंट भी कोई मिल सकता है, कंपाउंड मिल जाए। समझ में आई बात? तो याद रखना बस, जनरली -1 होती है। अब देखिए, जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी है उसे अपन जनरली क्या मानेंगे? पहले X मानेंगे। जब हमें कोई एक कंपाउंड दे रखा होगा, आपके क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कि हमारे पास में कोई एक कंपाउंड दे रखा है और कंपाउंड के अंदर कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसके अंडरलाइन कर दिया जाएगा। जैसे ये रहा उदाहरण, देखिए ये नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, एज इट इज PDF मिलेगी। K4FeCN6 और Fe के नीचे, आयरन के नीचे देखिए लाइन खींची गई है ना? आयरन के नीचे लाइन खींची गई है, यानी आयरन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी ये हमें पता लगाना है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता लगाने के लिए क्या करोगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे अपन कितनी? X मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? X मान लेंगे। तो अब ये हमें पता है कि पोटेशियम की होती है +1। तो ये देखिए 4, क्योंकि 4 पोटेशियम है, इंटू में हो जाएगा +1। एक पोटेशियम की +1 है तो 4 की हो जाएगी 4 इंटू +1। फिर प्लस आयरन की जगह आ जाएगा आपका X, और फिर Cn, ठीक है, साइनाइड, जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है। कितना होता है? -1। तो 6 इंटू हो जाएगा -1, और इन सभी को जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके 0 के बराबर रखेंगे। सर 0 के बराबर ही हमेशा रखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है।
कि हमेशा जोड़ करके आप जीरो के बराबर रखोगे। जीरो के बराबर तब रखना है जब आपके पास में जो कंपाउंड दे रखा है ना, ये कंपाउंड क्या दे रखा है आपका, देखिए ये दे रखा है, इधर देखिएगा, एक वाइट हो गया क्या, एक सेकेंड है ना, इधर देखिए कंपाउंड दे रखा है K4FeCN6, ये दे रखा है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास में ऊपर अगर पूरे पे चार्ज देखें तो कोई नहीं है, ये एक उदासीन यौगिक है, और उदासीन यौगिक है तो फिर यहां पर क्या ले लिया हमने, जीरो। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश आ जावे, -2, -1, -3, -5, कुछ भी, प्लस में भी चार्ज आ सकता है, तो उसे इस बराबर के रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। फिर यहां से x की वैल्यू निकाली तो देखो +2 आ गई। तो x की वैल्यू जो +2 आई, इसका मतलब ये जो अपने पास में अपना ये है आयरन फेरोसाइनाइड, और ये है पोटेशियम, तो टेट्रा पोटेशियम आयरन, एक सेकेंड, टेट्रा पोटेशियम और फेरोसाइनाइड, हाँ, टेट्रा पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो ये कंपाउंड है, इसके पास में आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकल कर आ गई है +2। ठीक है, आपको इनके नाम याद नहीं रखने, इनके नाम भी जैसा IUPAC में अपन आगे अपन देखेंगे, केमिस्ट जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन टॉपिक है उसके अंदर, वहां पर IUPAC के नियम है, उन नियमों के तहत जो है नाम डिसाइड होता है। वैसे ही ये भी एक जटिल परमाणु है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और इसकी जो है नामकरण करने की पूरी एक विधि है, वो हमें नहीं सीखनी है। हमें तो केवल इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है, वो हमसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें तो देखो Fe2O3। अब Fe2O3 है, तो इसके अंदर आप Fe को मान लीजिए कि प्लस में x है, इसकी हमें नहीं पता क्या होगी, और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2x -6, क्योंकि 3 इंटू -2 बराबर में कोई आवेश है नहीं ऊपर, तो जीरो, तो x बराबर आ गया देखो +3। क्लियर, तो ये हो गई आपके आयरन की क्या, ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीकरण संख्या। बस कितनी आ गई, आयरन की आ गई +3 और ऑक्सीजन की आ गई -2। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अब आगे, आगे जो है आपके सामने और भी कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि देखिए लास्ट ईयर जो है अपने LDC एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यही टॉपिक आप उनके भी सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो वहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो अपन देखेंगे। पहले देखिए, अब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है +7, और वो +7 है मैग्नीज की, Mn की। ठीक है, किसकी है, मैग्नीज की। कितनी है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक, हाँ, ये भी है कि यहां पर अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो हम +7 कह रहे हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जब हमने बाद में देखा तो एक पूरी आवर्त सारणी 118 तत्वों की जो आवर्त सारणी है, उसके अंदर मात्र एक ऐसा तत्व मिला है जो कि है ओस्मियम, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +8 है। तो वो एक अपवाद के रूप में आप याद रखना कि अपवाद ओस्मियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +8 है। जनरली कितनी होती है, +7 ही है अभी तक 117 तत्वों की। तो एक ओस्मियम ऐसा है जिसकी +8 है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इसी का, 9th पॉइंट है कि किसी एक परमाणुवीय आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा ही एक आधा अमाउंट जो एलिमेंट सॉरी दे देंगे आपको, जैसे Na+ दे दिया, मैग्नीशियम +2 दे दिया, एल्यूमिनियम +3 दे दिया, फ्लोरीन -1 दे दिया, और फिर पूछ लिया जाता है कि अब बताइए इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको काउंट करने या फिर गिनने या नियमों को ध्यान में लाने की जरूरत नहीं है, जो सीधे सीधे उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिखी हुई होगी, बस वही उसका आंसर है। समझ में आ गई बात, सीधे सीधे
जो उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसे कि देखिए क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है Cl माइनस, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1। ऐसे ही लिखा हुआ है सोडियम प्लस Na प्लस, तो Na प्लस का सीधा सीधा क्या हो जाएगा +1। ऐसे ऐसे ही Mg+2, तो इसका सीधा ऑक्सीडेशन नंबर +2। S-2 सल्फर -2, तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2। तो सीधे सीधे आप जो चार्ज लगा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपसह संयोजक यौगिकों में दाता परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है तथा ग्राही परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। सर ये क्या है बता रहा हूं, है ना, टेंशन मत लो। ये वो पॉइंट है कि जब आपके पास में उपसह संयोजक यौगिक बन रहा हो, कैसा यौगिक हो, उपसह संयोजक यौगिक जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है। और जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसह संयोजक बॉन्ड बनता है तो उस समय जो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, जो दाता परमाणु होगा, उसके ऊपर तो आ जाती है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +2, और जो उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होता है उसके ऊपर ऊपर आ जाती है -2। क्यों? क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है ऑब्वियस सी बात है उसने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज गेन किया है, तो उसके ऊपर क्या आएगा -2 आएगा। और जिसने दिया है, जो नेगेटिविटी दूसरों को देगा, तो खुद के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना लाइन। अब कुछ क्वेश्चंस है जो लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और आप लोगों को फटाफट इनके जो है आंसर देने हैं। मैंने एक ही लाइन में सबको सॉल्व कर रखा है, अलग अलग टाइप के हैं, 8-9 एग्जाम्पल है। मैं एक दो करवा रहा हूं, बाकी आप खुद करिएगा। मैं एक तो ये चौथे नंबर वाला बड़ा है ये करवा देता हूं, एक 6 नंबर पर बड़ा है ये करवा देता हूं। मतलब बड़ा बोले तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है। देखिएगा K2MnO4 क्या है, K2MnO4, के कितने हैं 2, +1 होता है एक का, तो 2 इंटू +1 करेंगे। फिर Mn की निकालनी है तो +x कर दिया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होगा, मैंने आपको बता ही रखा है, तो -2 इंटू करेंगे कितना 4, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो -8 और ये +2 यानी कि हो गया -6, तो x बराबर आ गया +6। तो बस यही है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। समझ में आ गई बात? ऐसे ही देखिए एक ये रहा कॉपर है, और कॉपर के नीचे अपन ने लाइनिंग कर रखी है, यानी कि कॉपर का ही अपने को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कॉपर और फिर NH3 होल 4SO4। समझ में आ गई बात? CuNH3 होल 4SO4। तो इसके अंदर कॉपर की निकालनी है तो अपन ने कर दिया x। अब NH3, NH3 जो है, NH3 एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, और कंपाउंड की जब ऑक्सीकरण संख्या लेनी होती है तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि उसके ऊपर जितना आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। और NH3 जो है इसके ऊपर कोई हमें आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो 4 इंटू हो जाएगा 0। और जो हमारे पास में ऑक्सीजन है इसकी कितनी है हमारे पास में -2, तो हो गया यहाँ पर -2 इंटू 4। तो जब इसको अपन ने पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा +2। समझ में आ गई बात? क्योंकि इस पूरे के ऊपर भी कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और ये जो SO4 है, सल्फर जो है, इसकी खुद की ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिखेंगे तो इसकी होती है कितनी +6, और इसकी हो जाएगी -8, तो -2, और -2 बराबर आ गया +2, तो वो सीधे सीधे वहां सॉल्व हो जाएगा। बस ऐसे आप जो है अलग अलग कंपाउंड्स की ऑक्सीकरण संख्या और निकाल लेना। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, ग्लूकोज है, सोडियम थायोसल्फेट है, मैग्नीज ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, H2S है, सल्फर डाई अपना हाइड्रोजन सल्फाइड है, इनकी याद करके आप जो है सॉल्व कर लेना, आपसे निकल जाएगी। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना,
वो वाला मैं और समझा दूंगा। बाकी इनका सॉल्यूशन दे ही रखा है, स्पष्ट नोट्स में आ ही जाएगा, दिख ही रहा है आपको यहाँ। ठीक है, सब मैं नहीं करवा रहा क्योंकि अब अपने को जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करना है। आपकी क्लासें लंबी लगा करके भी मैं पूरा कर रहा हूं, तो आपको तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये देखो, अब ये क्वेश्चन आया था आपके 2018 एलडीसी में। क्या क्वेश्चन था कि निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। तो अब ये चार ऑप्शन थे और ये पूछा था कि इन चारों में से किसमें ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब धनात्मक है ये कब पता चलेगा, जब हम इन चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो देखिए मैंने बोला था कि जब ऑक्सीजन टू फॉर्म में हो और आगे वाला भी टू फॉर्म में, यानी जैसे Na2O2 है, H2O2 है, तो ये कहलाते हैं पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड जब होते हैं तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो ये रहा पहला ही H2O2 और Na2O2, तो दोनों ही जगह ये हो गई -1, यहां पर भी आ गया -1, दो तो पर ऑक्साइड ही हो गए। फिर आ गया आपके पास में H2O। H2O जो है ये आपका पता है कि देखिए भाई हाइड्रोजन के पास होता है +1, तो दो से हो जाएगा +2, और ऑक्सीजन की मान लीजिए x बराबर हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x बराबर आ गया -2, और ऑक्सीजन की वैसे भी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -2, तो ये आ गया आपका -2। अब तीन ऑप्शन में ऋणात्मक आ चुकी है और ऑब्वियस सी बात है कि चौथा ऑप्शन बचा है तो यही होगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी जो मैंने आपको चीजें समझाई है उनकी तरफ ध्यान दिया हो, तो मैंने ये बोला था कि आपके किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या तब पॉजिटिव होती है जब वह अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व से जुड़ेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, और आप लोगों को पता है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम तो क्या है, फोन, FON। तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा ऋणात्मक है, और ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो फ्लोरीन के ऊपर ही तो नेगेटिव आएगा इस कंपाउंड में। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए था, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए थी, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। कैलकुलेशन से करना चाहो तो हर एक में ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीन ऑप्शन में नेगेटिव, चौथा ऑप्शन OF2 के अंदर आपके +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी। समझ में आ गई बात। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके LDC एग्जाम में आ चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे नहीं पूछेंगे, क्योंकि जैसा पेपर आपके भाई सिलेबस जो है वो का वही उठाकर दिया गया है, तो हो सकता है उसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई पेपर जब बना होगा तो LDC के पेपर में जो चीज अच्छी लगी होगी उसी से पेपर बना है, तो अब जूनियर अकाउंटेंट में भी वो चीज तो अच्छी ही रहेगी, मतलब टफ ही रहेगी जो एग्जाम बना रहा है उसके लिए। तो इसलिए वो जो है क्या करेगा, नए क्वेश्चन बनाने की जगह जो पुराने आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं उन्हीं में से एक नया क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश होगी। तो पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, अब अपने पास में आया है, तो ये है आपका क्या, ऑक्सीकरण संख्या जो है, इस ऑक्सीकरण संख्या के कुछ उपयोग हैं जो अपन सीख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट, इसको नीचे ले आते हैं आराम से, एक मिनट ना, ये आजा भाई आजा, हाँ ये देखिए, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या के उपयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या के उपयोग। ऑक्सीकरण संख्या के क्या उपयोग है, तो इस ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से पहला तो अपन जो है कोई भी अम्ल है, कोई भी एसिड है, उस एसिड की प्रबलता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अम्ल की क्या कर सकते हैं, प्रबलता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अम्ल की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो अम्ल की प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीकरण संख्या के, ON के, ऑक्सीडेशन नंबर के। समझ में आ गई बात। तो अम्ल की प्रबलता सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीकरण संख्या किसी एक एक एलिमेंट की बढ़ रही है तो सीधी सी बात है उस पदार्थ की
अम्लता भी बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए ये जरूर है कि हाँ, जो भी यौगिक होंगे वो एक ही प्रकार के एलिमेंटों से मिल करके बने होते हैं। जैसे HCl हो जाएगा, HClO3 आ जाएगा, HClO2 आ जाएगा, HClO4 आ जाएगा, HClO5 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, जैसे देखो ये रहा HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। क्लियर? तो जब ऐसा होगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, और उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वाला होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा। तो आपने यहां पर किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? Cl की, क्लोरीन की, क्योंकि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की तो फिक्स है। अब क्लोरीन की चेंज हो सकती है भाई, ऑक्सीजन की -2 फिक्स है और हाइड्रोजन की +1 फिक्स है। ठीक, तो अब यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करी तो अलग अलग आती है। देखो क्लोरीन की +7 आई, यहाँ +5 या +3 या +1। तो +7 +5 +3 +2, इनका जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा क्या है? +7। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो का एसिडिटी भी किसकी होगी? HClO4 की। और ये ऑर्डर सीधा सीधा पूछा जाता है कि अम्ल की प्रबलता का निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है, और वहां ये लिखा हुआ मिले तो सीधा सीधा टिक करना। कौन सा? HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO। क्लियर? इसके बाद में क्षार की प्रबलता, यानी जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ के ऊपर बात की गई है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक, और बेसिक की जो स्ट्रेंथ है, ऐसी जो अपने क्षार है उनकी जो प्रबलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो प्रबलता घटेगी, प्रबलता बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस प्रकार से एसिडिटी, अम्लता क्या हो रही थी? दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? उदाहरण देखिए इसमें भी, जैसे NaOH ले लिया, MgOH होल ट्वाइस ले लिया, AlOH होल 3 ले लिया, SiOH होल 4 ले लिया। फिर इन सब की अब देखिए अपन जो है Na की है, मैग्नीज की है, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहां आ गई +1, यहां आ गई +2, यहां आ गई +3, यहां आ गई +4। ठीक है, तो +1 +2 +3 +4 आई। सीधी सी बात है कि जो आपके क्षार है उसकी प्रबलता यहां पर क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पर क्षार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्षार की प्रबलता जहां पर ज्यादा, वहां ऑक्सीडेशन नंबर कम। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन? NaOH, फिर MgOH होल ट्वाइस, फिर Al2O3, AlOH होल थ्राइस, और फिर SiOH होल 4। क्लियर? तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलिए, तो ये थी क्षार की प्रबलता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है अब, ओ अच्छा, ये हटा नहीं क्या? 1 मिनट है ना, ये साफ रे, हाँ साफ हो जा भाई। वे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। कभी कभार ये अलग ऑप्शन से अपन मिटाते हैं तो फिर रह जाता है, इसलिए रह गया था, कोई नहीं। देखिए अब ये जो अभी बता रहा हूं ना, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, और इस लेवल का कॉन्सेप्ट था कि इस लेवल पर जाकर के IIT मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ना कि आपके छोटे मोटे किसी एग्जाम के अंदर। और इस लेवल का जाकर के आप LDC जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि आपका जो टॉपिक मेंशन है, तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज आजकल पूछी जा सकती है। और जब पेपर का स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल तक हो तो सीधी सी बात है कि वहां पर 12th लेवल तक की उम्मीद की जाती है कि आप साइंस पढ़कर आए हो। और ये 12th साइंस का टॉपिक था। क्या? देखिए, ऑक्सीकारक जो होते हैं उनका तुल्यांकी भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजर्स। अब ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है ना, इसको पूरा समझने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा। हम सीधे सीधे यहां पर तुल्यांकी भार वगैरह को नहीं समझते हुए जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो याद कर लीजिए, वो आपका काम करवा देगा और आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करोगे।
तो कोई भी अणु है, कोई परमाणु है, कोई आयन है, उसका भार कितना है, ठीक है। और अभी फिर भी किसी की इच्छा करे तो अभी समझ में आ जाएगा फॉर्मूले से, है ना। तुल्यांकी भार कई बार क्या है, नहीं नहीं सर हमको समझा के रहिए, तो समझा के रहिए तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। कोई अणु है, कोई परमाणु है, कोई आयन है, उसका कोई ना कोई भार होता है केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग सभी जानते हो। और फिर उसने ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, भाई ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कहो, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, उसमें कमी कहें, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई अणु है, कोई परमाणु है, कोई आयन है, उसका भार होगा, और उस भार के अंदर जब हम ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग देते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी आई है उसका भाग देते हैं, तो हमें किसी भी ऑक्सी कारक का क्या मिलता है, तुल्यांकी भार मिलता है, इक्विवेलेंट वेट मिलता है। समझ में आ गई बात। ये चीज याद रखना, फॉर्मूला आगे अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूं आया था, तो याद रखना। ऐसे ही अगर अपचायक का तुल्यांकी भार पूछ ले तो तब भी वही है क्या, अणु परमाणु आयन का भार। अब की बार भाग उसका देंगे, किसका, अरे भाई जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो याद रखिएगा कि ऑक्सी कारक का तुल्यांकी भार निकालना है तो ऑक्सी कारक के अंदर भाग किसका जाएगा, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, या हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी का भाग देंगे। और दूसरी तरफ जब अपचायक का तुल्यांकी भार की बात की जाएगी तब हम भाग किसका देंगे, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितनी हुई उसका भाग दिया जाता है। तो ये दो चीज ध्यान रखना, ऑक्सी कारक के समय भाग देंगे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन का, या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई उसका। और अपचायक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करेंगे, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन का भाग देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका भाग दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, और ये दो फॉर्मूले अच्छे से रट लेना। एलडीसी में पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं जरूर उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब सेकंड ग्रेड जैसों में अदर स्टेट्स के टीजीटी के पेपर उठा करके सीधे सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्यों ना राजस्थान के ही प्रीवियस ईयर के साइंस के पेपर्स को हम टटोलें, ताकि हमें ज्यादा क्वेश्चंस जो है सही करने की उम्मीद हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब। बाद में और थोड़ा सा कुछ ज्ञान देना है मुझे वैसे भी आज। देखिए भाई, ये रहा क्वेश्चन, एग्जैक्टली पूरा पेपर में से ही कट करके लगाता हूं मैं अपने नोट्स के अंदर। जब आप इसको प्रिंट करोगे ये एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन यहाँ है, बकायदा सिस्टमेटिक नोट्स हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए हो वो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, और व्हाट्सएप नंबर में यहां लिख रहा हूं 7073153937, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। हाँ भाई, रिप्लाई में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूं, लेकिन बार बार कॉल करके और परेशान मत करना। बस आप सीधा जो है, देखो कॉल करोगे रिसीव करूंगा नहीं क्योंकि उस पर कॉल लगता नहीं है ठीक है, तो परेशान आप मत होना, मैं नहीं होऊंगा। और दूसरी बात, आजकल क्या व्हाट्सएप कॉल करने लग जाते हैं फिर, तो भाई व्हाट्सएप कॉल मैं रिसीव करता नहीं, किसी की भी, किसी की नहीं करता, तो फिर आप क्यों कर रहे हो, है ना। और ये मेरा नंबर है, याद रख लेना, इस पर कर देना मैसेज, नोट्स चाहिए हो तो। और सीधी सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है नोट्स, पहले बता देता हूं। ठीक है, मैं बुक लॉन्च करने की तैयारी में था, लेकिन एग्जाम डेट आ चुकी है, इसलिए अब हम पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ ये और पहले ही बता दूं, यूं नहीं कि दिमाग लगा लो सर फ्री में दोगे, नहीं भाई फ्री में नहीं दे सकते। क्लास फ्री में पूरी आएगी, कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आएगा। हाँ, पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करना होगा। प्रिंटेड निकाल सकते हो, बढ़िया क्वालिटी निकलेगी एकदम। और किसी को प्रिंटेड क्वालिटी भी देखनी होगी तो हम फोटो भी भेजेंगे कि ये प्रिंट क्वालिटी आएगी जब आप प्रिंट करवाओगे तब। अब देखिए क्वेश्चन, अभिक्रिया KMnO4 प्लस H2C2O4, क्या होगा, एक अभिक्रिया करवा रहे हैं, KMnO4 है उसके साथ में H2C2O4,
और रिएक्शन होकर के MnO2 और CO2 बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर KMnO4 का तुल्यांकी भार अगर 52.66 हो, तुल्यांकी भार कितना है, 52.66 है, किसका, KMnO4 का, तो KMnO4 का अणुभार कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि हमें ये पता है कि या तो इसमें हमें पता लगाना पड़ेगा अब ऑक्सीकारक कौन है या फिर अपचायक, ये दो पता चलेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहां पर देखते हैं सीधा सीधा सॉल्यूशन अब, कि KMnO4 से क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, MnO2। ठीक है, KMnO4 का +7 है, उससे मिल करके अब बन रहा है MnO2 और वो जा रहा है +4 पे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है कि नहीं, +7 से कहां गया, +4 पर। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और कमी होने का मतलब क्या हुआ, कमी होने का मतलब क्या हुआ कि जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीकारक है। वो क्या है, एक ऑक्सीकारक है। समझ में आ गई बात, वो एक क्या है, ऑक्सीकारक है। ये रहा ऑक्सीकारक, लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो ऑक्सीकारक है। प्रूव हो गया कैसे है ऑक्सीकारक। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आ रही है तो आप समझ जाइए कि वो एक ऑक्सीकारक था, और अगर अभी वृद्धि हो जाती तो मैं कहता ये एक अपचायक था। अब जैसे ही यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, ये एक ऑक्सीकारक हुआ, तो ऑक्सीकारक वाला फॉर्मूला याद करो, क्या था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू था अणुभार, ठीक है, बट्टे में ऑक्सीकरण संख्या में कितनी कमी आई वो। तो आप सीधा सीधा देखो, EW इज इक्वल टू अणुभार बट्टे ऑक्सीकरण संख्या में कमी, और अणुभार इक्वल टू क्या हो जाएगा, EW इंटू में ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कितनी है। अणुभार कितना दे, इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, तुल्यांकी भार 52.66, तो 52.66 का करेंगे 3 से गुणा, जो लगभग आता है 157.98, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही ऑप्शन कहीं पर भी नहीं था, ऑप्शन था 158.04, तो यही आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट में आगे पीछे हो तो आप उसके जस्ट पास वाला ऑप्शन सही करोगे, तो 158.04 इसका आंसर सही था। और इस प्रकार का क्वेश्चन इस लेवल पर जाकर के थिंकिंग वाला एक ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको भी इसी लेवल पर जाकर के पढ़ना भी होगा। और मैं आपको दावा कर सकता हूं इस लेवल पर जाकर के, इस लेवल के क्वेश्चंस अभी तक यूट्यूब पे साइंस में कोई करवा ही नहीं रहा है, सब जनरल साइंस के पीछे पड़े हुए हैं। बस ऑक्सीकरण का मतलब ये हो गया, ऑक्सीजन जुड़ जाना, हाइड्रोजन हट जाना, भैया अब वो टाइम गया। अब साइंस पढ़ानी है तो साइंस का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं कि साइंस के बच्चे ज्यादा है तो, या जनरल साइंस कम समझ में आती है तो कुछ भी पढ़ाने लग गए, तो अब भैया टाइम नहीं है। तो आपको पढ़ने वालों को मैं तो कह रहा हूं, मेरे को नहीं है मतलब, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अच्छा कंटेंट पढ़िए। आगे बढ़ता हूं मैं, और हाँ बिल्कुल आज बड़ी क्लास भी हो सकती है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हाँ बड़ी क्लास भी हो सकती है, जोश में हूं भैया, क्योंकि सिलेबस करवाना है तो भैया लॉन्ग क्लास भी चल सकती है, पढ़ते रहिए, है ना। आपको क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है क्या लॉन्ग क्लास में, 4-4 घंटे की लगा लेते हैं, क्या है? एक ही क्लास में निपटा दूं क्या आज? चलो तो कोई नहीं, आप कह रहे हो तो निपटा ही देंगे आज। देखिए, ओहो हो, अब सर ये क्या, अब आप तो पढ़ा रहे हो ऑक्सीकरण और अपचयन, तो तब से क्या पढ़ा रहे थे? अरे तब से जो चीज पढ़ाई है वो पढ़ाई है जहां से क्वेश्चन आएंगे, और अब वो पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। आपके सिलेबस में लिख दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और फिर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं तुल्यांकी भार का, कहीं क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, तो उनकी गलती नहीं है, वो सही है एकदम। यहां जो अब आप पढ़ोगे डेफिनेशन, तो अब आपको फील आएगा, क्योंकि आपने पीछे सीखा है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी कब आती है, कब वृद्धि होती है, कब तुल्यांकी भार बढ़ता है, कब तुल्यांकी भार घटेगा, वो आपको यहां पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। देखिए, टॉपिक यही दे रखा है आपके, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ, ऑक्सीकरण यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन या फिर कोई भी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में, कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व ले लो, यानी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ध्यान रखना,
ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब क्या है? जो ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मकता रिप्रेजेंट करता हो, ऋणात्मक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में संयोग होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। या दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जब पदार्थ से हाइड्रोजन या कोई भी धन विद्युतीय तत्व जो है वो बाहर निकलता है। तो अब देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इधर देखो, ये है एच एफ, मान लीजिए इसमें से एफ बाहर गया, क्या गया बाहर? एफ। तो एफ बाहर गया तो क्या ऑक्सीकरण हुआ? एफ बाहर गया तो क्या ऑक्सीकरण होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एच और एफ में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन, है ना। यानी ये ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए था। यानी यहां पर फ्लोरीन अगर जुड़ता ना तो ये ऑक्सीकरण होता। यहां फ्लोरीन बाहर निकल रहा है तो ये अपचयन हुआ। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण में बाहर कौन जाना चाहिए? तो ऑक्सीकरण में बाहर जाना चाहिए हाइड्रोजन। कौन बाहर जाना चाहिए? इसके अंदर जब अपने ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा ना, ये तब आप जो है इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर अच्छा, ये ऑक्सीकरण कब होगा, ये हाइड्रोजन कब बाहर जाएगा? जब ये ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करना होगा। और हाइड्रोजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन सा जाएगा, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता से पता करेंगे। और विद्युत ऋणात्मकता कैसे पता की जाती है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि इससे अपन जो है अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को हिंदी में अपन अपचयन, सॉरी अपचयन नहीं, उपचयन, अपचयन तो आगे आएगा, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, नोट्स में भी उपचयन है, मैंने वो चेक कर लिया है। तो इसे अपन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में तत्व या मूलक जो होता है उनकी धन संयोजकता में वृद्धि होती है। क्या होती है? धन संयोजकता के अंदर वृद्धि होती है। तो याद रखना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तत्व या जो मूलक है, जो भी अपना तत्व है, एलिमेंट यानी, या कोई भी अपना जो रेडिकल है, मूलक यानी रेडिकल, उसकी धन संयोजकता पॉजिटिव वैलेंसी, धन संयोजकता यानी पॉजिटिव वैलेंसी के अंदर जब इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है, यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। क्योंकि धनात्मक चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब आगे एक एक आपको उदाहरण बता देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए पहला उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ जुड़ गया, ये देखो CO2, तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ। और ऋण विद्युतीय तत्व का जब संयोग होता है तो क्या होता है? अरे क्या होता है, बोलो जल्दी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये बातें याद रखनी है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब चुटकियों में समझ आ रहा है? ओ चोरो, इधर देख लो रे बेटा, देखो 2FeClO2 क्या है? 2FeClO2 यानी कि आयरन क्लोराइड। इसके साथ में जुड़ गया वापस से क्लोरीन, और क्लोरीन जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, सीधी सी बात है। तो इसके साथ जुड़ने के कारण बन गया FeCl3। और लिखा है मैंने, ऋण विद्युतीय तत्व Cl का संयोग। ऐसी तो अगर आपके पास में ये बुक लॉन्च कर नहीं पाया मैं, पर ये जब नोट्स आप लोग देखोगे तो इस टाइप से डिस्क्राइब है कि एक एक चीज भी अगर आप बिना देखे भी पढ़ लोगे ना, खुद यूं ही पढ़ने बैठ गए ना, तो सब साइंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, पूरा डिस्क्रिमिनेशन के साथ में एक एक चीज मैंने डिस्क्राइब करी थी। लेकिन क्या करें, आपकी एग्जाम डेट आ गई जल्दी थोड़ी सी, है ना। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, यानी H2O2 के साथ। H2O2 की अभिक्रिया जब HI से हुई तो क्या हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन निकल गया, देखो I2 बन गया। अब हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलने का मतलब कौन निकला? धन विद्युतीय तत्व। और धन विद्युतीय तत्व जब निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, सीधी सी बात है। ये देख लो लिखा है
HI से H2 का विस्थापन हो गया, इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट। जब जिंक के साथ अभिक्रिया हुई तो बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट के साथ में कौन है, आयरन। कौन है, आयरन अलग से बाहर आया है। अब हमें यह देखना है कि जो हमारा ये जिंक है ये किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ में। और हमें यह पता है कि अगर हम देखें तो Fe यहां पर जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, ये +2 में, और यहां आकर के हो गया 0। और जिंक यहां पर 0 था और यहां बन गया +2। तो यहां पर क्या हुआ है बताइए, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, जिंक का क्या हुआ है, बढ़ा है, +2 हुआ है। तो इसका मतलब जब विद्युत धनी तत्व की संयोजकता में या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब भी ऑक्सीकरण होता है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है केवल, ये ध्यान रखना। अभी आगे देखेंगे अपन, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं। तो यहां जिंक का तो हुआ ऑक्सीकरण और हमारे आयरन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, उपचयन नहीं बोला, उपचयन यानी तो ऑक्सीकरण ही है, अपचयन यानी रिडक्शन होता है। अभी आगे देखेंगे। तो आयरन +2 से कहां चला गया, 0 पे, यानी इसका हो गया अपचयन। और जिंक 0 से +2 पे आया यानी इसका हुआ ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई तो आयोडीन बन गया और क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड बन गया। तो Ki से धन विद्युतीय तत्व के जो है उसका विस्थापन हो गया है। देख लो, Ki में से कौन निकल गया, K। और K क्या है, एक धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व निकलना मतलब कि सीधी सी बात है, वो क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आ गई रे भाई, छोटू डॉन है। आप सभी को मेरा कनिष्ठ लेखाकार बनाना है भैया, सभी को बनाना है। जो वीडियो देख रहा है और नहीं देख रहा है सभी बनिए, मेहनत करिए और इतना कंपटीशन लाइए कि एक एक नंबर के लिए भी लोग है ना, मतलब कंपटीशन तो वैसे है ही, लेकिन आप और इतनी तैयारी करो कि कंपटीशन और बढ़े। तभी तो एक अच्छा और सच्चा और ईमानदार और एक पढ़ाकू जो है, पढ़ने वाला, निरंतर नई नई चीजों को सीखने वाला कनिष्ठ लेखाकार जब राज्य सरकार को मिलेगा तब वही आगे जाकर के जो है एक अच्छे कार्य भी कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ये देखिए, अच्छी चीज लेकर के आया हूं। अब अपचयन क्या है, अब अपचयन है, अब अपना भैया रिडक्शन। अभी तक अपन ने पढ़ा ऑक्सीकरण, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अपचयन। ठीक है, देखिएगा अपचयन की डेफिनेशन फटाफट। अपचयन यानी कि रिडक्शन, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है या उसमें ऑक्सीजन या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है। क्या होता है, जब ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। देखिए, अपचयन और एक था उपचयन। उपचयन यानी कि हो गया ऑक्सीकरण। तो उपचयन, उ आ रहा है मतलब आप उल्टा याद रखो, उपचयन मतलब कि उल्टा। तो जो उपचयन में हो रहा था उसका उल्टा कहां पर करना है, अपचयन में। उसमें क्या हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था, यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलेगा। इसमें क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व जो है वो संयोग करेगा। और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, धन विद्युतीय तत्व बाहर निकल रहा था। तो बस अपोजिट का काम करना है एक दूसरे में। ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन जोड़ोगे, यहां ऑक्सीजन निकालोगे। तो डेफिनेशन आपने समझ ली। अब अपचयन अभिक्रिया में तत्व या मूलक की जो धन संयोजकता है, वहां पर क्या हो रहा था, धन संयोजकता में कमी हो रही थी, सॉरी, धन संयोजकता में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। यहां क्या होगा कि धन संयोजकता के अंदर कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, धन विद्युत संयोजकता में कमी आएगी। ठीक है, अब सीधे सीधे से उदाहरण है, देख लीजिए, सोडियम और हाइड्रोजन।
जब अपना सोडियम हाइड्रोजन दोनों जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन का संयोग हुआ है H2 का, और H2 यानी कि धन विद्युतीय तत्व, उसका संयोग होगा तो अपचयन ही तो होगा, और क्या होगा है भैया? और तो बताओ क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी। बाकी ये देख लो उदाहरण है, क्लियर। तो ये सभी उदाहरण में मैंने रीजन लिख रखे हैं, और जो पीछे अभिक्रियाएं थी वो ही है, बस उसमें यहां पर उल्टा करना है और कुछ भी नहीं है। यहां पर अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का संयोग करवाएंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, और ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऋण विद्युतीय तत्व क्या निकालेंगे बाहर, और धन विद्युतीय तत्व क्या करेंगे, संयोग। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, बाकी ये उदाहरण आप खुद अपने मन से अब कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बता लेना, बता देना। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान आसान से देख लो, I2 और मरकरी है ना, आयोडीन और मरकरी, क्या हो रहा है, आयोडीन जो है वो मरकरी के साथ जुड़ गया, तो मरकरी जुड़ा यानी धन विद्युतीय तत्व इसमें क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कॉपर अलग हो गया और H2O हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, यानी कॉपर से क्या बन गया, O2 बाहर निकल गया, O2 बाहर निकला यानी कि उपचयन हो गया, अपचयन हो गया सॉरी। अब फिर CuSO4 F ही है, आपको पता ही है, ये तो बताया ही है जस्ट अभी। यहाँ पर पहले क्या था, जिंक था, अब की बार यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर। तो देखो कॉपर का तो क्या हो गया है 0, और इधर था +2 में। आयरन क्या हो गया, इधर चला गया +2 में, इधर था 0, तो एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन हो गया, क्लियर। फिर FeCl3 और H2S, तो बन गया FeCl2 HCl और हाइड्रोजन, सॉरी सल्फर, क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ है कि आपका जो विद्युत धनी तत्व है उसकी संयोजकता में, या हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, इसलिए ये क्या है, एक अपचयन का उदाहरण है। अब ये आप आगे पढ़ लेना, उदाहरण ही है, नोट्स में दे रखा है, अच्छे से लिख लेना आप। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आ जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जहां पर जिस अभिक्रिया में आपने जो भी पढ़ा है अपचयन और उपचयन, तो जब ऐसी अभिक्रियाएं जहां उपचयन और अपचयन साथ में हो जाए, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो, जैसा कि अपन ने अभी एग्जांपल में देखा कि कॉपर सल्फेट और आयरन है, और या फिर आयरन सल्फेट और जिंक है, ये अभिक्रियाएं जो है वो आपके एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, जैसे कि ये देखिए उदाहरण भी है, कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो बन क्या गया, कॉपर और जिंक सल्फेट। कॉपर जो है यहाँ पर +2 स्टेट के अंदर था, +2 से ये यहाँ अलग हो गया, एकदम एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, उदासीन परमाणु बन गया एकल, तो इसके पास कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या, 0। तो अब +2 से ये चला गया 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आई है, कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने का मतलब क्या हुआ, कमी होने का मतलब हो गया आपका अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन। और यहां देखिए जिंक था 0 पर और चला गया +2 पर, 0 से कहां चला गया, +2 के ऊपर, तो 0 से +2 यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब हुआ ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, या इसी को अपन उपचयन कहेंगे, क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। समझ में आ गई बात, हिंदी में याद रखना। तो ये है अपचयन और ये है उपचयन, याद ऐसे भी रख सकते हो, उपचयन यानी कि उ आ रहा है तो उल्टा किसमें उल्टा हो जाएगा, अपचयन का उल्टा कौन होता है, उपचयन, या उपचयन का उल्टा अपचयन, ऐसे याद रखो, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ऑक्सीकरण और आपकी अपचयन अभिक्रिया, या उपचयन और अपचयन, या उपोपचय, इसे है ना मिक्स करके लिखते हैं शायद, उपोपचय ऐसा कुछ संधि विच्छेद करवा के इसको लिखते हैं, अपने संधि बंदी नहीं बनानी है, याद रखना रेडॉक्स अभिक्रिया, ये याद रहेगा, बहुत बेटर है। ठीक है, इंग्लिश में रेडॉक्स लिखा हुआ आएगा REDOX, तो बस उससे पता चल जाएगा कि दोनों जहां अभिक्रिया साथ में होती है उसकी बात कर रहा है, क्लियर। तो ये थी आपके क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, आपने अभी वर्ड पढ़ा था ऑक्सीकारक, और एक पढ़ा था आपने अपचायक। तो मैंने आपको बोला था कि जहां ऑक्सीकरण संख्या कम होगी वहां तो होगा ऑक्सीकारक, जहां वृद्धि होगी वहां पर होगा आपका क्या, अपचायक। लेकिन अब इनकी विचारों की डेफिनेशन तो पढ़नी पड़ेगी ना, है सीख अपन ने सब लिया है, कौन क्या है,
कैसे निकलता है, ये सब अपन ने सीख लिया। ऑक्सीकारक का क्या काम है, अपचायक का काम क्या है, लेकिन ये होते क्या है, डेफिनेशन क्या है इनकी, वो अब आप पढ़ रहे हो। थ्योरी फॉर्म जो है वो अब देख लो। तो ऑक्सीकारक कोई भी परमाणु या आयन या फिर अणु, कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को ऑक्सीकारक कहा जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कमी होती है। तो ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, कमी होती है। ठीक, ये अपचयित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया जो इससे जस्ट अभी ऊपर अभिक्रिया थी ना, कॉपर सल्फेट और आपके जिंक वाली, जिसमें जिंक और फिर कॉपर सल्फेट में जिंक जुड़ करके जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहे थे, या फिर आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाली, या जिंक और आयरन सल्फेट वाली, वो 3-4 जो अभिक्रिया मैंने लिखवाई। अब जस्ट ऊपर वाली अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट जो है वो एक ऑक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक की अभिक्रिया हुई तो बन गया जिंक सल्फेट, और साथ में निकल कर कौन आया, कॉपर। यहां कॉपर था +2 में, यहां चला गया 0 में। तो +2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब है वो एक ऑक्सीकारक है। कौन है, एक ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक करता क्या है वैसे, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, या हम ये कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज को जो है ग्रहण करता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे देखो, अपचायक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अपचायक की। एक मिनट है ना, ये जा रहा है धीरे धीरे, बस 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 रुक जा भाई। अब देखिए, अपचायक की बात करते हैं, यानी कि आपके रिडक्टेंट की बात करते हैं। तो कोई भी परमाणु हो, आयन हो या अणु हो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को अपचायक कहते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बस याद रखना ये एक लिख चिन्ह, क्या, ऑक्सीकारक जो है वो क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, और अपचायक जो है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखना, ये दो चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वापस बोल रहा हूं, क्या, ऑक्सीकारक जो है वो अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक जो है वो अपचयित हो जाते हैं, और जो अपचायक है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अपचायक है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, उल्टे होते हैं। मतलब कई बार क्या है, पूछ लिया जाए ऑक्सीकारक ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्या, हम बोलेंगे हाँ ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकृत ही होता होगा। नहीं, ऑक्सीकारक अपचयित होता है और अपचायक ऑक्सीकृत होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। उपरोक्त अभिक्रिया वही कौन सी, कॉपर और जिंक वाली जो अभी जस्ट ऊपर लिखी थी, उसमें जिंक जो है वो एक अपचायक है। क्यों, जिंक 0 से कहां जा रहा है, +2 पे। तो 0 से +2 यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई यानी वो एक अपचायक है। समझ में आ गई बात, ये लिखा भी है। ऑक्सीकरण संख्या ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर में जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात, चीजें ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक, चलो हाँ, एक और काम की चीज आ रही है, ध्यान से देखना, 1 मिनट है ना। हाँ, बस 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 देखिए, आज तो बड़े नोट्स है ना भाई, वो क्या छोटे थे तो बच्चों को लग रहा होगा, या किसी को भी ये लग सकता है, बच्चे तो क्या कहूँ, आप मेरे सब हम उनमें ही होंगे लगभग। तो कईयों को लग रहा था कि सर छोटा छोटा दिख भी नहीं रहा है ना, तो भाई अब देखो आराम से नोट्स दिख रहे हैं अब तो, और यही क्वालिटी मिलेगी आपको। अब देखिए, स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी कि जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन अपने आप होता हो, स्वतः होता हो, उसमें क्या होगा, तो वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन दोनों ही होते हैं,
मतलब यहां पर वो नहीं कहते कि चाकू खरबूजे पे पड़े चाहे खरबूजा चाकू पर पड़े, कटेगा कौन? खरबूजा। वैसे यहां पर भी है कि यहां पर चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, मरेगा कौन? एक ही पदार्थ। तो जब एक ही पदार्थ मरेगा, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, हमें उदाहरण बस याद रखना है, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला उदाहरण है जो मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, बाकी पीछे वाले जो थे वो तो आप जो चीजें सिखाई है उनको अप्लाई करके भी पता लगा लोगे। इसमें याद रखना, हालांकि ये भी कर लोगे पता, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि कौन सा ऐसा है जिसका दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देखिएगा अब हो रहा कैसे है वो। क्लोरीन की अभिक्रिया हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने बना दिया एक तो सोडियम क्लोराइड, एक बना दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड और एक बना दिया जल H2O। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन से क्या बन गया? एक बन गया NaCl। ठीक है, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो है 0। ठीक, और यहां पर अगर देखें तो हो गई प्लस, सॉरी -1। यहां कितनी होगी? -1 होगी। भाई Na की +1 होगी ना, तो Cl की -1 होगी। तो यहां पर है 0 और यहां पर है -1, तो 0 से तो कम ही है -1, पता है ना, माइनस की संख्या कम होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या हो गई है? घट गई है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई है? घट गई है। ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब है कि यहां पर क्या हो गया? अपचयन हो गया। ऐसे ही अब क्लोरीन तो 0 पर ही है यहां पर भी, लेकिन यही क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ भी अटैच हुआ है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसकी है +1 और ऑक्सीजन की है -2। तो ये आ गया इसके ऊपर भी वापस से, क्या बताइए? इसकी अब आ गई क्या? +1 आ गई। अब सोडियम क्लोरीन की कितनी आ गई? +1 आ गई। ठीक है, अब सोडियम की +1 यानी 0 से अब क्या हो गया? ये बढ़ करके +1 यानी बढ़ गया। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो हो गया ऑक्सीकरण। समझ में आ गई बात? तो ये था सोडियम हाइपोक्लोराइट, और क्लोराइट है तो वैसे ही +1 आना था। समझ में आई बात? तो ये देखिए क्लोरीन एकमात्र ऐसा विचारा, मतलब एकमात्र मतलब 118 में से नहीं, इस अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन ही ऐसा है जिसका देखो अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, एक बार -1 और एक बार +1। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों साथ में किसी अभिक्रिया में हो रहे हो तो उसे कहते हैं स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी समझ में आई होगी, जिस प्रकार से आपको पीछे से सब कुछ समझ में आया है। समझ में आया है ना? अगर किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट हो तो आप निश्चित रूप से ही उस टाइम स्टैम्प को जो है इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा। हम देख करके आपका अगली क्लास में डाउट क्लियर भी जरूर करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर आप लोग यहां तक देखते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो बेशक आप है ना आराम से, मुझे पता है कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बस ये नोट्स मिल जाए, तो आप कमेंट करोगे। भैया कमेंट करने से बढ़िया है सीधा सीधा 700731539337 पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। प्राइस लगेगा लेकिन नोट्स यही मिलेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है सर, बार बार क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि फिर आप बार बार कमेंट करोगे, हम कमेंट का रिप्लाई करने से बेटर है कि क्लास के बीच में ही 1 सेकंड रोक करके आपको बता देवे। कमेंट में क्या होगा, हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है, आपका भी होगा। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होगी यहां तक की, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे की पढ़ाई जो है अपन अगली क्लास में ही करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखते हैं, 1 आवर खूब है। ठीक है, और अब अगली क्लास के अंदर अपन साबुन और डिटर्जेंट को पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा आपको। और इसी पूरे के पूरे इस टॉपिक को, जो आपकी पहली यूनिट दे रखी है ना, हाइड्रोकार्बन वगैरह सब कुछ, वो पूरी की पूरी यूनिट आपको 31 पेज है, उसमें से अपन 15 कर चुके हैं, यानी आधी हो चुकी है, आधी रही है।
इसको इसी वीक के अंदर मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और रेगुलर क्लास भी रखने की कोशिश करूंगा, बड़ी क्लासेस भी रखेंगे ताकि आपका जो है सिलेबस इसी जनवरी में ही पूरा हो जाए, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करके जाएं ताकि आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाए। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।